एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, नवल सिंह जी ने, कि साधक को किन किन बातों में सबसे ज़्यादा बाधाएं होती हैं, आती हैं, इसको कुछ स्पष्ट करें। और अटेंशन, अवेयरनेस और कंसंट्रेशन को भी स्पष्ट करें। उनका प्रश्न थोड़ा लंबा है, लेकिन उसका सार यही है। तो चूंकि यह यात्रा एक तरह से अध्यात्म की मूर्छा की यात्रा है, अतः इसमें वैसे तो बहुत सी बातें हैं जिनसे कि प्रैक्टिकली गुजरना पड़ता है, तभी एक समझ एक तरह से विकसित होती है, जो कि साधक को फिर ऑटोमेटिक ही रूप से शांत करती चली जाती है अंदर उसके केंद्र पर। तो मैं इस यात्रा की एक तरह से 3 महत्वपूर्ण बाधाओं पर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बाधा जो होती है या बाधाएं होती है, वो होती हैं शरीर से जुड़ी हुई बातें। तो बहुत है शरीर से जुड़ी हुई भी, लेकिन हम थोड़ा ज़रूरी बातों पर ही बात करेंगे। और उनमें यह कि यदि एक साधक कम कैलोरी वाला संतुलित भोजन भूख से कुछ कम लेता है, तो वो उसकी यात्रा के लिए एक तरह से अति ही उत्तम होता है। तो इसमें भी हमें कुछ चीज़ें समझने की हैं, और साधक को एक तरह से सामान्य और ज़रूरी बातें ही शरीर के बारे में समझ लेनी चाहिए। कुछ ज़्यादा मेडिकल साइंस की गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मोटी मोटी बातें हैं, और उनमें पहली है कि शरीर हमारा आधार है हमारे होने का। हमारा सब कुछ इसकी स्थिति के अनुसार ही बनता है, बिगड़ता है। यह सब चीज़ों में सर्वप्रथम है। हमारे होने में, किसी यात्रा में, भौतिक जीवन की सफलता हो या कुछ भी हो, सबसे पहले शरीर है। पहली बात कि ये हमारा आधार है। दूसरी बात साफ साफ कि यह एक मशीन है, शुद्धतम रूप से। एक तरफ से इसे हमारा भोजन, पानी, वातावरण सब ठीक ठाक रखता है। दूसरी ओर से हम स्वयं ही अपने गतिशील रूप, जिसको कि हम मन कहते हैं, उसके द्वारा ही इसे ठीक या गलत रख सकते हैं, इसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। और इसके द्वारा, इस मन के द्वारा ही हम इसका जैसा चाहे उपयोग करके कुछ भी एक तरह से पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। 2 बातें। तीसरी बात है, और इसके बारे में समझनी जरूरी है, कि हम और शरीर कहीं अलग अलग नहीं रहते हैं, अलग अलग एंटाइटी नहीं है। मैं स्वयं इसके एक एक कण, एक एक सेल तक फैला रहता हूँ। और उसी कारण आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, कि कांटे का या किसी चीज़ का जरा सा चुभना भी हमें परेशान कर देता है। और जब हम इस शरीर से बाहर निकल जाते हैं, या किसी कारण, किसी मूर्छा में, बेहोशी में, शारीरिक उसमें चले जाते हैं, तो फिर इसके अंदर न कोई मूवमेंट रहता है, न कोई चुभन, न दुख, न सुख, कुछ भी नहीं। तो बड़ी सीधी बात है कि इसकी देखभाल सर्वप्रथम है, एक मशीन की तरह रखनी चाहिए। सही काम, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और इसमें अच्छा एक तरह से भोजन, पानी, सारा वातावरण, वायु, सूर्य, सब चीज़ें मोटी मोटी हम सभी जानते हैं, उनको एक तरह से इसको सही और स्वस्थ रखना है। चौथी बात, शरीर के बारे में एक और समझनी चाहिए विशेषकर साधक को, कि कुछ जो नासमझ किस्म के समझदार होते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। शरीर के बारे में जो एक वैज्ञानिक चीज़ें हैं, वह अपनी कॉमन सेंस से जो बातें आती हैं हमारे अनुभव से, उनसे एक तरह से काम लेना है। कुछ लोग कहते हैं शरीर नासवान है, इसका क्या मतलब है, इसको तो यूज करो, ये करो, ये उस तरह की बातें, वो उनसे बचना है। तो बड़ी सीधी बात है कि इसमें थोड़ा डालना है भूख से कम, क्योंकि भूख का संबंध मन से है। तो उसके हिसाब से हम ज़्यादा कैलोरी ले जाते हैं, फिर वो सारी हमारी प्राण ऊर्जा, सारा समय उसी को पचाने में लगा रहता है। एक तरह से वो साधक के लिए वो थोड़ा नुकसानदायक रहता है। तो इसके अंदर सही क्वालिटी का ईंधन कहो, भोजन कहो, पानी, एक तरह से इसकी मन पसंद का डालना चाहिए। और फिर उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तरह से निकलती हैं, जो चीज़ें उससे बनती हैं, वो जिस रास्ते से वो निकलना चाहिए, उनको निकलने में पूरी तरह मदद करनी चाहिए, या ज़रूरत हो तो निकाल भी देना चाहिए। यानी इसकी पूरी तरह से सफाई, ज़रूरत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब ये पूरा सही होगा, सहज होगा, विश्राम की अवस्था में होगा, तो आपको इसके अंदर का अपना जो फैला हो, इसके एक एक कण तक, एक एक सेल तक फैला हुआ है, ऊपर से नीचे तक, आप उसको उस स्थिति में धीरे धीरे कम करके ध्यान के द्वारा अपने एक बिंदु पर केंद्रित
कर सकते हैं, या केंद्रित होने में आपको अपने अंदर असली बात ही ध्यान में सेंट्रलाइज होना होता है। फिर आप अब इसके अंदर केंद्रित हो सकते हैं, अति सुविधा होगी, और फिर उस बिंदु पर आने पर आप अपने को महसूस कर सकेंगे, और तभी आगे की यात्रा होगी। कहो, यहाँ तक की यात्रा बड़ी ज़रूरी है, और उस स्थिति में एक तरह से एक ठोस चेतना का जन्म होगा, जो कि सच में आत्मा कहलाने की एक तरह से अधिकारी होती है वो स्थिति। और इस चेतना में ठहरना ही एक तरह से अपने में होना होता है। यही असली हमारा एक तरह से जीवन का गोल होता है। और ये जो फालतू की बातें कुछ लोग समझाते रहते हैं कि हर वक्त ध्यान हो, साधने में ही प्रयास करते रहो, न शरीर की नींद का ध्यान है न किसी, इन चीज़ों में मत पड़ना चाहिए। ये तो बहुत अंत की चीज़ें हैं। हमेशा होश में रहना, ध्यान में रहना, तो अंत में जब आप सही जगह पहुँचो वो स्वयं ही घटने लगेंगी, जैसे हमारा सांस स्वयं चलता रहता है। तो समझ, लेकिन वो तो अंत की बातें हैं, उनमें शुरू में इस तरह शरीर के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे इसमें बड़ी साफ बात है कि हमें हर बात को समझते हुए लगातार अपनी यात्रा एक तरह से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसमें एक तरह से कंटिन्यूटी ज़रूरी है। ये मोटी मोटी बातें हमने शरीर के बारे में की हैं। कोई और मित्र ज़्यादा पूछना चाहें तो फ़ोन पर बात कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है, हमने 3 बातें की, पहला शरीर, दूसरा होता है मन। तो अब हम मन पर बात करते हैं कि वो कैसे बाधा करता है हमें, और ये ही टॉपिक ज़्यादा समझने का है, क्योंकि यहाँ पर साधक की एक तरह से असली समस्या शुरू होती है। और ये पहले से थोड़ा सूक्ष्म मामला होता है, शरीर का ठोस है, वहाँ चीज़ें परिणाम भी साफ साफ दिखते हैं कुछ करने के, लेकिन ये मामला बहुत बारीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये मन हमारा हर वक्त चलता रहता है। और एक बात समझने की इसमें सबसे ज़रूरी है कि इसका चलने का आधार दूसरा होता है, यानी कुछ भी दूसरी चीज़, वो अच्छी हो, बुरी हो, मित्र शत्रु हो, परिवार हो, ज्ञान हो, अज्ञान हो, साधना हो, वस्तु हो, ध्यान विधा, कुछ भी हो, किसी प्रकार के मनोभाव हो, मनोस्थितियाँ हो, भविष्य की योजनाएं आदि आदि, कुछ भी हो सकता है, वो इसे दूसरा चाहिए जिंदा रहने के लिए। और दूसरे के साथ इसकी बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी बताता हूँ। दूसरा चाहिए, और रोज़ नई चीज़ें चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में नई नई चीज़ें चाहिए। उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, इसीलिए हमें ये घुमाता रहता है, और हम नई चीज़ों में के चक्कर में आ जाते हैं कि शायद अब का कुछ और अच्छी बात है। तो ये बातें तो डिटेल की हैं, लेकिन हमें मोटी मोटी बातें समझनी है। तो सीधी सी बात एक ही है कि साधक को पहले अपने मन का विश्लेषण करना चाहिए, समझ के द्वारा चीज़ें सारी देखनी चाहिए, सच में तो ऑन पेपर करनी चाहिए, और अनावश्यक चीज़ों व संबंधों को गिरा देना चाहिए धीरे धीरे। फिर इच्छाओं और ज़रूरतों को एक तरह से सिर्फ अनिवार्य लेवल पर एक तरह से ले आना है, और साथ ही साथ असली बात को अपने अंदर सही विधियों द्वारा एक तरह से पैदा करना है, एक उन पर काम करना है, जैसे कि एक समझ, एक वैराग्य, एक नॉन अटैचमेंट की जो बात है, ये सब चीज़ें अपने बुद्धिमत्ता से, अनुभव से, या किसी अनुभवी से इन चीज़ों को सबको हमें सीखना चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इन्हें हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। इन्हीं से आगे कुछ हम कहो आत्म जागरण कहो, और या मोक्ष कहो, उनमें हम आगे जा सकते हैं। तो सूत्र तो सिर्फ एक ही है, मन वाला, कि जब तक दूसरा कुछ भी अंदर हमारे चल रहा है, या उससे हमारा सुख दुख निर्धारित हो रहा है, अच्छा बुरा, तब तक समझो हम मन के क्षेत्र के अंदर ही हैं। यानी अगर दूसरा कुछ भी रिलेटेड है, तो आपको भले कितना आनंद भी आ रहा हो, अच्छा भी लग रहा हो, तब तक आप मन में ही हैं। ये चीज़ें हमें सूत्र समझने होंगे। जो आनंद सिर्फ और सिर्फ अपने होने से आए या सुख आए, वहीं असली बात है, वहीं से आगे कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी मोटी मोटी हम बातें कर रहे हैं, इनको हमें थोड़ा समझना चाहिए। तो 2 बातें हो गई, शरीर और मन। अब एक हमें और तीसरी बात को भी समझना है। यहाँ पर चीज़ें बहुत हैं, लेकिन हम मोटी मोटी 3 बातें भी समझ लें तो इससे बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें साफ हो जाएंगी। और तीसरी बात है मन के गहरे तल से परिचित होना, कम से कम थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली बाद में, यानी अवचेतन की गहराइयों से परिचित होना है। और हमारी सारी चीज़ें
मन की गहराइयों से ही नियंत्रित होती हैं, क्योंकि हमारे अवचेतन मन के पास शक्ति है, वो हमारे चेतन मन से एक तरह से 9 गुना बड़ा है। और हमारी सारी आदतें जो होती हैं वो वहीं स्थिर एक तरह से होती हैं, ये उसके द्वारा बनती हैं और वो मजबूत हो जाती हैं। और उनसे हमें एक तरह से उन आदतवश हमें कभी भी सही गलत चीज़ें दिखती ही नहीं हैं। हम उन्हीं के हिसाब से सारी चीज़ों का एक तरह से वैल्यूएशन कहो, मेजरमेंट को करते रहते हैं। तो ये मामला थोड़ा सूक्ष्म है और एक तरह से दूसरी चीज़ का ही जो हमने अभी मन के बारे में की कि दूसरी चीज़ें हमें चलाती हैं, हमारे मन को चलाती है, ये एक तरह से उनका ही परिणाम कहो, उनका ही स्टोरेज कहो, उनका ही एक तरह से सूक्ष्म छाया कहो, उन्हीं का एक तरह से रूप है। और ये सबसे ज़्यादा काम करती है। इसी चीज़ को समझना, एक बाधक के रूप में बाधा के कहो या हमारी यात्रा में रुकावटों के साथ में सबसे ज़्यादा काम यही करती है। और इसमें भी 2-4 बातें मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, जो हम सभी के अंदर होती हैं। एक तो ये होती है कि हमारा मन अंदर गहराई में कहीं एक बहुत चीज़ से हम प्रभावित रहते हैं, उस पर कभी कॉन्शियसली हम सोचते भी नहीं। हम एक बहुत बड़े झूठ पर हमेशा हमारा मन एक काम करता रहता है, अनजाने में ही। हम अंदर अंदर एक सोचते रहते हैं कि हमारे जाने के बाद एक तरह से लोग हमें ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, परिवार रखेगा हमें याद, या वो वातावरण, वो चीज़ें जिनके अंदर हम रहे हैं वो हमें याद रखेंगी, या हमारा एक रिकॉर्ड रहेगा इस विश्व में और हम फिर भी कभी न कभी आएंगे, एक तरह से हमारा एक इतिहास रहेगा संसार में। ये इस तरह की एक तरह से वैज्ञानिक बातें हमारे मन में हमेशा गहराई में कहीं न कहीं चलती रहती हैं और वो हमें प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन को, हमारी साधना को। तो ये इस तरह की चीज़ें हम दुनिया के बारे में सोचते हैं और अपने आप को एक कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मान लेते हैं। यानी हम इस पूरे संसार को एक स्थिर स्थिति मानकर चलते हैं कि जैसे हम यहाँ हैं, कुछ हमारा होगा, फिर आएंगे। लेकिन पूरा सच है, हम सभी जानते हैं कि यहाँ इस अनंत की यात्रा में कुछ भी दोबारा रिपीट होता ही नहीं है। हम परमात्मा द्वारा बनाई हुई चीज़ें, न कि आदमी द्वारा बनाई हुई। आदमियों का सिर्फ उपयोग होता है इसमें। तो परमात्मा द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज़ दोबारा आती ही नहीं है, न कोई स्थिति आती है, न कोई घटनाएं आती है। तो यहाँ कुछ भी दोबारा रिपीट नहीं होता है। न जाने के बाद किसी से हमारा कोई संबंध रहता है, और रहता भी है तो वो इतना सूक्ष्म होता है कि उसके बारे में आप कुछ जान नहीं सकते। न कुछ किसी की हेल्प कर सकते हैं, ना किसी को लाभ दे सकते हैं, ना हानि। और सच बात तो यह कि आपके जाने के बाद किसी दूसरे को इसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो हमारी ही मनोकल्पनाएं हैं बेवजह की। यहाँ तो सब अपने अपने ही इच्छाओं पर सोचते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं। यहाँ सब दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता। सब उनमें अपनी योजनाओं में, इच्छाओं में सब लिप्त रहते हैं। अपनी ज़रूरतों, उद्देश्य, अपने ही काम में सब रहते हैं। कौन सोचता है? सब वो तो बातें होती हैं। और ये हमारे मन का एक तरह से ये जो गहरा तल है, या कहो अवचेतन तल होता है, हमारी सारी शक्ति हमारे व्यक्तित्व की 9/10 एक तरह से इसी के पास होती है। 1/10 हमारे पास होती है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो उससे आप निर्णय तो कुछ भी ले सकते हैं, परंतु उसे पूरा करने के लिए शक्ति हमारे पास होती नहीं है। तो इसी कारण किसी भी ध्यान विधि या अच्छे निर्णय को एक तरह से हम पूरी तरह नहीं कर सकते हैं। और इसे पाने का सिर्फ एक ही वैज्ञानिक व पूरा प्रभावी उपाय है कि साधक का पूरा मनोविश्लेषण करके उसे सही विधियाँ एक तरह से दी जाएं, और बाहर से व अंदर से मन पर एक साथ कई तलों से काम किया जाए, और तभी कोई परिणाम होता है। लगातार कुछ काम किया जाए। और सीधी बात है, शक्ति अवचेतन के पास है, आपके पास 1/10 है। जब तक आप इक्वल पर नहीं आएंगे, 50-50 पर नहीं आएंगे, तब तक आपके किसी आदेश का कोई पालन होने वाला नहीं है। आप कितना ही थ्योरेटिकल ज्ञान कर लें। तो सबसे पहले अपने कॉन्शियस माइंड को कहो, चेतना को कहो, अपने बीइंग को, उसको विकसित करना है। तभी आपका मन आपके आदेश का, आपकी बातों का पालन करेगा, वरना तो सारी बातें ही रह जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। हम अच्छी अच्छी बातें सोचते रहते हैं, संकल्प लेते, लेकिन तो पूरे कभी भी नहीं होते, क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है। शक्ति सारी मन के पास है, और मन में के भी गहरे तल पर है, जहाँ आपको जानते भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हमें धीरे धीरे समझना होगा, और समझ पूर्वक ही यदि कोई काम करेंगे तो उसका कोई परिणाम एक तरह से आएगा।
तो ये कुछ बातें तो होगी। फिर एक और आगे मित्र ने पूछा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन, अवेयरनेस एंड अटेंशन, इन विच फॉर्म डज द थॉट्स एग्जिस्ट इन आवर माइंड। वो कहते हैं कि ये अटेंशन, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस क्या है और हमारे मन में थॉट्स जो है वो किस आकार में रहते हैं। तो बड़ी सीधी बात है, विचार का कोई भी फिक्स आकार नहीं होता है। वह चित्रों में भी हो सकता है, वह भावनाओं में हो सकता है, कल्पनाओं में हो सकता है, प्रेम में हो सकता है, ईर्ष्या में हो सकता है, अहंकार में, लोभ, मोह, बहुत सी योजनाएं हो सकती हैं, उनमें भी हो सकता है, इच्छाओं में। तो कोई फिक्स आदि आदि कुछ भी हो सकता है, वो अनंत है मामला। उसके किसी फिक्स आकार के उसमें न करें, बल्कि जहाँ से आकार बनते हैं और क्यों बनते हैं उन चीज़ों पर आएँ। बाहर से पकड़ने से नहीं होगा, बाहर तो मामला अनंत है। और विचार एक तरह से मन के चलने का आधार है, ईंधन है, वाहन है, कुछ भी आप उसे कहें। और मन सृष्टि की सबसे ज़्यादा चंचल चीज़ है, हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ और चीज़ें भी इसके बारे में, इसके गुणों को जाननी चाहिए कि सबसे चंचल भी है, लेकिन सबसे शक्तिशाली चीज़ भी है, और सबसे नाजुक चीज़ भी है। मजे की बात है, जरा चीज़ से, किसी भी चीज़ से प्रभावित हो जाती है, और सबसे जटिल चीज़ भी है। ये 3-4 चीज़ें आप समझोगे तो ही मन को कुछ थोड़ा थोड़ा आप समझ पाओगे, इसके बाहर जाओगे। हमें एक तरह से जिस चीज़ को पार करना है, उसके मोटे मोटे गुण धर्म या जानकारियाँ हमारे पास एक तरह से होनी चाहिए। तो इसकी बड़ी शक्ति है, और ये कुछ भी निर्माण कर लेने में, चित्रों के रूप में, भावनाओं के, और ये काल्पनिक चीज़ें, कुछ भी निर्माण कर लेने में हमारा मन सक्षम है। और ये सारा का सारा सिस्टम एक तरह से प्रकृति का ही सूक्ष्मतम रूप है। हम प्रकृति में से ही आ रहे हैं, मन भी हमारा ही रूप है, लेकिन हमें इस सारे गतिशील सिस्टम के पार जाना आगे, जो कि केंद्र है जिस पर ये सारा ब्रह्मांड चलता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम एक तरह से अंतहीन है। और जब तक साधक बजाय इन चीज़ों को नियंत्रित करने के, मन की कुछ भी जो निर्माण कर देने की प्रक्रिया है उसका मालिक नहीं होता है, या उसके मन के चलने के सारे आधार नहीं गिरा देता है, और उसके निर्माण करने की पूरी प्रक्रिया को एक तरह से समाप्त नहीं कर देता है किसी भी ढंग से, तब तक उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सूत्र हमें ध्यान रखना चाहिए। सारी चीज़ बहुत छोटी हैं, मन और हम और हमारा शरीर और मन के चलने का मैकेनिज्म। यदि हमने मन के चलने का मैकेनिज्म समझ लिया तो बाहर संसार में कुछ समझने जैसा होता ही नहीं है। आप वही हमारा लक्ष्य है, और उससे आप कुछ भी कर सकते हैं, वरना तो बाहर तो अनंत चीज़ें हैं, उनमें कहीं भी हम भटकते रह सकते हैं। फिर वो आगे पूछते हैं कि अटेंशन, अवेयरनेस, कंसंट्रेशन ये क्या है। तो इन तीनों को भी एक तरह से हम कर्मानुसार समझने की कोशिश करते हैं। पहला होता है इनमें सबसे हल्के स्तर का अटेंशन, यानी ध्यान या होश, जो कि हम सामान्य जीवन में भी यूज करते हैं। थोड़ी सी अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हम वहाँ पर थोड़े उपस्थित हैं। आप एक तरह से मोटे तौर पर समझें कि आप चले जा रहे हैं सड़क पर, आप दो ढंगों से जा सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। आप मात्र शरीर से भी वहाँ पर चल सकते हैं, मन आपका कहीं और है, तो उस स्थिति में कुछ भी गलत हो सकता है, दूसरे का नुकसान हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन यदि आप चलने के साथ साथ स्वयं भी वहीं पर हैं, उपस्थित हैं अपने अंदर ही, उसी वातावरण में आसपास के, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अक्सर दुर्घटनाओं के। और अब इसका बड़ा सीधा मतलब कि आपकी वजह से कुछ गलत होने के चांसेस नहीं है। हालांकि इस स्थिति में आप थोड़े तनावपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आपको कुछ करना पड़ रहा है, आप विश्राम में नहीं हैं, आराम में नहीं हैं, चारों चीज़ों को ध्यान रखें, थोड़ा सा आप अवेयर हैं। तो आपको सारी स्थिति के एक तरह से कहो ट्रैफिक की अनुसार ही अपने को एक तरह से एडजस्ट करके वहीं पर चलना है, कहो या ड्राइविंग करना है, यानी आप वहाँ पर हैं, थोड़े अपने अंदर हैं, उस वातावरण में हैं, आप ध्यानपूर्वक किसी काम को कर रहे हैं। ध्यान का मतलब ही स्वयं का होना है, अवेयरनेस, चेतना का होना, यानी आप थोड़ी मात्रा में हैं, पूरे स्थिर नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ हैं। तो एक ये बात होगी, ये तो होगा अटेंशन। दूसरा होता है एक तरह से कंसंट्रेशन, यानी आप मात्र एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हैं पूरा का पूरा, दूसरी चीज़ों से आपको कुछ लेना देना है, कोई मतलब नहीं, उनका कुछ भी हो चाहे उनको आप, जैसे कि आप रास्ते पर जा रहे हैं
तो आपके दिमाग में एक बात फिक्स है कि मुझे एक फिक्स समय में अपने मंजिल पर पहुंचना है, फला जगह पहुंच, लेकिन इतने लिमिट टाइम में पहुंचना है, जल्दी में। जैसे रेस में होता है, आप देखते हैं लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर तक भी जाते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ समय बचाने पर है, उन्हें सही गलत से कुछ लेना देना नहीं। ये उदाहरण है, थोड़े में समझना चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, ये कंसंट्रेशन है एक चीज़ पर, सब चीज़ों की कीमत पर, उन चीज़ों में कुछ भी हो जाए, सारे प्राण वहीं फोकस हैं, सारी एनर्जी वहीं फोकस है, सारा माइंड वहीं है, सारा हमारा होना भी सबका सब वहीं है। क्योंकि ऐसी चीज़ों में हमारा मन बहुत ज़्यादा है, हमारी चेतना भी, मन भी, प्राण शक्ति सब पूरी तरह एक तरह से वहीं एक तरह से अपने काम में लग जाती है। तो दो तरीके हो गए, ये होगा कंसंट्रेशन, इसके रिजल्ट बहुत ठोस आएंगे, लेकिन एक चीज़ में आएंगे, बाकी सभी चीज़ों की कीमत पर, उनको नुकसान पहुंचाकर, एक तरह से कहो। तीसरी चीज़ है अवेयरनेस वाला फार्मूला। उसका बड़ा सीधा मतलब है कि आप सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप पैदल जा रहे हैं या आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप पूर्ण विश्राम के साथ जा रहे हैं, पूर्ण होश के साथ जा रहे हैं, पूर्ण ध्यान के, और बिल्कुल रिलैक्स हैं। आपको कितना ही समय लगे कुछ हो, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि देर सवेर होने का कोई मतलब होता ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं होता है जीवन में। यहाँ तो सब अंत में जीरो हो जाता है, आपको कोई जल्दी नहीं है। आप प्रथम बात आपकी एक है, आपका एक लक्ष्य है कि मैं यात्रा भी कर रहा हूँ, लेकिन विश्राम के साथ, पूरी शांति के साथ, मनोविश्राम के साथ, सहजता के साथ, हल्की सहज स्वाभाविक सजगता के साथ। और आप एक तरह से अपने को, स्वयं को सारी चीज़ों से ज़्यादा महत्व एक तरह से दे रहे हैं। इसे आप एक तरह से, यानी यहाँ सर्वप्रथम आप हैं, बाकी दुनिया सब बाद में, सब चीज़ें बाद में। इसको आप एक और भी मोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं, मोटा मोटा। मेडिकल साइंस में समझते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, एक जनरल फिजिशियन है, वो सभी बीमारियों के बारे में आप मोटी मोटी बात होते हैं, ध्यानपूर्वक भी रहेगा तभी तो बताएगा, अपनी बुद्धि का भी यूज करेगा, अटेंशन भी रहेगा। वो जनरल है, सब बीमारियों के बारियों में है, ये एक तरह से अटेंशन है। फिर एक स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, किडनी, कुछ भी है, वो स्पेशलिस्ट है, उसको एक अंग के बारे में बारीक बातों का पता है, वो स्पेशलाइजेशन है। इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन है। पहला अटेंशन, दूसरा कंसंट्रेशन है। और एक तीसरी और चीज़ है जो भी शुरुआती दौर में है मेडिकल साइंस में, वो भी आने वाले, उसको कहते हैं होलिस्टिक साइंस, यानी वो सही साइंस है। वहाँ सभी का इलाज, सभी मरीजों का एक ढंग से नहीं होगा, एक पैथी से नहीं होगा। इस होलिस्टिक साइंस में सभी चीज़ें एक ही कैंपस में रहेंगी, यानी एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और हिप्नोसिस, साइकेट्री, पूजा पाठ, ध्यान, सब कुछ उसी में रहेगा। यहाँ तक कि झाड़ फूंक और ये सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि सारी काम करती हैं। लोग गंगा जल से भी ठीक हो जाते हैं बीमार। और सच्चाई ये है कि ठीक, ये तो बहाना, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है। असली बात तो है कि आपका विश्वास आपको ठीक करता है। इस पर बड़े प्रयोग हुए हैं, प्लेसिबो के प्रयोग है। प्लेसिबो एक दुनिया की ऐसी चीज़ है जो आज तक वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए, मोटा मोटा समझते हैं, हम सब सुनते भी हैं। प्लेसिबो का सिर्फ अर्थ है कि आपने किसी चीज़ पर विश्वास कर लिया तो आप ठीक हो जाएंगे, भले ही वो झूठी चीज़ है, भले ही वो दवाई है भी नहीं, आपको दवाई के नाम पर दी जा रही है। तो प्लेसिबो एक सबसे कीमती और सूक्ष्म चीज़ है जीवन की, जिस पर बहुत वर्क अभी हो भी रहा है, वैज्ञानिक ज़्यादा नहीं जान पाए, लेकिन ये माइंड के बारे में। लेकिन बात सिर्फ इसका एक ही है कि अगर आपने विश्वास कर लिया तो वो परिणाम आएंगे। तो बड़ी सीधी बात है, तीन चीज़ें, अटेंशन, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस। अटेंशन दैनिक जीवन के लिए अनिवार्य और लाभदायक है, बड़ी ठीक बात है। हल्के तल पर आप अटेंशन पूर्वक काम कर रहे हैं, दैनिक काम। दूसरा है कंसंट्रेशन, ये किसी विशेष पाने के लिए, विशेष उपलब्धि के लिए, जिसमें वैज्ञानिक आविष्कार हो सकते हैं, अध्यात्म सिद्धियाँ हो सकती हैं, मंत्र सिद्धियाँ, कुछ भी हो सकता है, या फिर भौतिक जीवन के भी किसी एक ही डायरेक्शन विशेष में हो सकता है। धन पाना है, बेहिसाब पद पाना है, कोई रिकॉर्ड बनाना है, ये कंसंट्रेशन है, एक चीज़ पर सारा काम करना। तीसरी चीज़ है अवेयरनेस, ये सीधी बात है, ये अपने से जुड़ी हुई है। अपने होने को पूरी तरह जानना, उसको सेंट्रलाइज करना। हम अपने विचारों, भावनाओं और अपने ज्ञान के हिसाब से पूरी चारों तरफ फैले, हमें पता कुछ नहीं है।
एक एक इच्छा, एक एक चीज़ से जुड़ा हो, एक एक संबंध सब आपको बांटे हुए हैं चारों तरफ। आप केंद्रित नहीं हैं। अपने में आना, आत्मा को एक तरह से अपने जीवन के सर्वोच्च तल पर रखना, बाकी कहीं भी जाएं, किसी में 19-21 हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो अवेयरनेस को महत्व देना, अपने जीवन के लक्ष्य को, आत्म जागरण को हमेशा ध्यान में रखना, ये एक तरह से अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब है होने को जानना, होने की कला, होने के तल पर काम करना, और होना ही असली चीज़ है इस ब्रह्मांड की। वही आकाश तत्व है, सब उसके अंदर ही होता है, वही इस ब्रह्मांड का केंद्र है, वही हमारे अंदर भी केंद्र है, उसी को हमें जानना है। तो अवेयरनेस होगी थोड़ा। ये चीज़ें मैंने मोटी मोटी बताई हैं। जैसा भी आशा है कि कुछ थोड़ा चीज़ें साफ़ हुई होंगी, लेकिन फिर भी कोई मित्र चाहे तो कमेंट के द्वारा पूछ सकता है, फ़ोन पर पूछ सकता है। ये सारी बातें कोई भी मित्र पहुँच सकता है। हमने पिछली सारी वीडियोज़ में 240 के लगभग इन्हीं चीज़ों पर अलग अलग ढंगों से एक तरह से बात की है। तो आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।